नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे साथियों, फटाफट से क्लास से जुड़ेंगे। आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है और मैं आपके लिए एक नया टॉपिक नई ऊर्जा के साथ पढ़ाने वाला हूं। भारत की मृदाएं टॉपिक का नाम है बच्चे। पिछले सेशन के अंतर्गत भारत की मृदाओं को मैंने स्टार्ट करा दिया था और जलोढ़ मृदा और काली मृदा इनके बारे में आपसे चर्चा भी कर ली थी। आगे का सेशन आज होना है नितिन कुमार जी, आकाश कुमार पंडित जी, अक्षय सुरेलिया जी, ईशान जी, उदित कुजूर जी, नीलम यादव जी, आरती शाह जी, नितिन कुमार जी समेत से सभी बच्चे जो इस समय क्लास में लाइव हैं, सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। 1 मिनट का समय देंगे, आपकी कमेंट लगा लेता हूं। चलिए, बहुत अच्छा। राजा कुमार जी, पप्पू कुमार जी, ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, भारत की मृदाएं, द सॉइल्स ऑफ इंडिया। इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि भारत में 8 मुख्य प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में 8 मुख्य प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और उनमें से मैंने आपको यही बताया था कि पहली 4 मिट्टियां, ये 4 मिट्टियां काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जलोढ़ मृदा और काली मिट्टी, इन दोनों को मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। और अब मुझे जिस मिट्टी के वर्ग की बात करनी है वो है लाल मिट्टी। किसकी बात करनी है बच्चे? लाल मिट्टी की चर्चा आपके साथ करनी है। तो यहां पर हम लोग एक बार मैप में लाल मिट्टी का क्षेत्र देख लेते हैं। मैप में जो लाल मिट्टी का क्षेत्र आपको मिल रहा है वो कुछ इस जगह ये मिल रहा है आपको, देखो लाल लाल कलर की। ये जो मिट्टी है लाल कलर की, ये आपकी लाल मिट्टी का क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है बच्चे, ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है, रेड सॉइल का एरिया है। ठीक है, किसका एरिया है? रेड सॉइल का एरिया है मेरे प्यारे बच्चे। और ये जो लाल मिट्टी है वो भारत में विभिन्न राज्यों में पाई जाती है। कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी है, इसका कुछ क्षेत्र कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। यानी इन सभी राज्यों में ये लाल मिट्टी विस्तृत है, फैली हुई है। लाल मिट्टी मेरे प्यारे बच्चे कम उपजाऊ मिट्टी है, कम उपजाऊ मिट्टी है, लेस फर्टाइल सॉइल है। क्या है? कम उपजाऊ मृदा, लेस फर्टाइल सॉइल। कौन सी? लाल मिट्टी बच्चे। ये किस चीज के उत्पादन के लिए फेमस है? किस चीज के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? मोटे अनाज, मोटे अनाज के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, जैसे कि बाजरा, जैसे कि बाजरा। इनके उत्पादन के लिए ये मिट्टी जो है उपयुक्त मृदा होती है। देखिए, भूगोल में कोई भी चीज लाल होती है तो भूगोल में लाल होने का, किसी भी चीज के लाल होने का मुख्य कारण लौह ऑक्साइड की प्रधानता होती है, आयरन ऑक्साइड की प्रधानता होती है। और मेरे प्यारे बच्चे, ये मिट्टी लाल है तो इसका कारण भी लौह ऑक्साइड की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है मेरे प्यारे बेटा? लौह ऑक्साइड की प्रधानता। लौह ऑक्साइड की प्रधानता के कारण ही ये मिट्टी जो है प्यारे बच्चे कैसी है? ये मिट्टी लाल मिट्टी है। बताओ किसकी प्रधानता के कारण? लौह ऑक्साइड की प्रधानता के कारण ये मिट्टी मेरे प्यारे बच्चे कैसी है? लाल मिट्टी है ये। ठीक है जी, मंगल लाल था लौह ऑक्साइड की प्रधानता के कारण। पंख जो समुद्र के अंदर पाया था वो लाल होता है, तब भी लौह ऑक्साइड की प्रधानता के कारण लाल होता है। आवाज धीमी आ रही है? आवाज यार मेरी तरफ से तेज है, बोले। आप लोग ऐसी बात करते हो। मेरी तरफ से आवाज एकदम से फुल है। पहले आवाज की प्रॉब्लम हुआ करती थी, अब आवाज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम लाल मिट्टी की चर्चा करें तो लाल मिट्टी का क्षेत्र बता दिया, प्रमुख फसल बता दी, उपजाऊपन इसका बता दिया, इसके रंग लाल क्यों है ये मैंने बता दिया। अब इसमें किस चीज की प्रधानता है और किस चीज की कमी है, इस चीज को भी हम जानेंगे। अच्छा, एक चीज और जान लो आप कि भारत के 18.6% क्षेत्रफल पर फैली हुई है, वो भी लगभग में। भारत में लाल मिट्टी का जो विस्तार है वो भारत के लगभग 18.6% क्षेत्रफल पर है। पूर्वोत्तर भारत में भी लाल मृदा का विस्तार पाया जाता है, आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हो। और ये जो लाल मिट्टी है मेरे प्यारे बच्चे, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। आप कहोगे सबसे बड़ा मृदा वर्ग कौन सा है, तो जलोढ़ मृदा नंबर 1 पर आ रही है और लाल मृदा नंबर 2 पर आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग लाल मिट्टी का है और तीसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग काली मिट्टी का है, यानी कि ब्लैक सॉइल का है बच्चों। किसका है? ब्लैक सॉइल का, काली मिट्टी का है, तीसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग बच्चों। ठीक है जी, चलिए यहां पर आप लोग देखिए लाल मिट्टी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों। एक बार फिर से आपको समझना है, देखो ये लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी किस किस प्रकार की मिट्टी होती है आप अच्छी तरीके से देख रहे हो। देखो लाल मिट्टी का प्रकार, ठीक है, रेड सॉइल। रेड सॉइल में मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि इस मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की प्रधानता के कारण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोई कि बताओ लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण से है, तो आप आंसर लगाना आयरन ऑक्साइड की प्रधानता के कारण लाल मिट्टी लाल है। आयरन ऑक्साइड की प्रधानता के कारण लाल मिट्टी कैसी है बच्चे? लाल है बच्चों। ठीक है जी। अच्छा, ये मिट्टी कैसी है? कम उपजाऊ है, लेस फर्टाइल है। तो इसमें कौन सी मृदा, कौन सी फसल उपयुक्त है? जो मोटा अनाज है, जैसे दलहन, जैसे बाजरा, इन चीजों की खेती इसमें की जा सकती है, इनके लिए उपयुक्त है बच्चों। ठीक है जी। इस मिट्टी में, ये मिट्टी मोटे अनाज, बाजरा, दलहन आदि के लिए उपयुक्त है। बाजरा बहुत पूछा जाता है, बाजरे के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे बेटा बाजरा। क्या होना चाहिए? बाजरा राइट आंसर होना चाहिए। छिद्र में और भंगुर है, यानी कि इसमें छिद्र पाए जाते हैं और जल्दी टूट फूटने वाली मिट्टी है। ठीक है, भंगुर मतलब जल्दी जिसमें टूटने का गुण पाया जाए, ठीक है, उसे भंगुर कहते हैं। प्रकृति कैसी है इसकी? अम्लीय, अम्लीय प्रकृति है इसकी मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है, पीएच वैल्यू के अनुसार हम लोग निकालते हैं कौन सी चीज अम्लीय है, कौन सी क्षारीय है, कौन सी उदासीन है। ठीक है जी। इसकी प्रकृति कैसी है मिट्टी की? अम्लीय मिट्टी है मेरे प्यारे बच्चे ये। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद सुनो, इसमें कौन सी चीज अधिक मिलती है, कौन सी कम मिलती है, ये भी दे रखा है यहां पर। ये अत्यधिक निच्छालित मिट्टी है। निच्छालित एक शब्द आ गया, लीज्ड, निच्छालित। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मिट्टी के पोषक तत्व पानी में घुलकर जमीन के अंदर चले जाते हैं। इस क्रिया को निच्छालन कहते हैं, इस क्रिया को अपक्षालन कहते हैं, अंग्रेजी में इस क्रिया को लीचिंग कहते हैं। मिट्टी के पोषक तत्वों का पानी में घुलकर जमीन के अंदर चले जाना, जिससे कि मिट्टी में क्या हो जाता है? पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अच्छा, इस प्रकार की मिट्टी में लोहे, एल्यूमिनियम और चूने का अंश तो अधिक मात्रा में होता है, किंतु जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। ये जो लाल मिट्टी है उसमें किस किस चीज की कमी है, किस किस चीज की अधिकता, एबंडेंस है, यहां पर आप लोगों के सामने है। लोहे, एल्यूमिनियम और चूने का अंश अधिक होता है और जीवांश पदार्थ नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें क्या होती है? इन चीजों की इसमें कमी होती है बच्चों। क्या होती है बेटा? इन चीजों की होती है इसमें कमी। अच्छा, इसके बाद सुनो, लाल मिट्टी का विस्तार देश में लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि देश के लगभग 18.6% क्षेत्रफल पर है और ये द्वितीय विशालतम वर्ग है। क्या? द्वितीय विशालतम वर्ग है मिट्टी का, यानी कि सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? जलोढ़ मृदा। और मिट्टियों का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग कौन सा है? वो मृदा वर्ग है मेरे बच्चे आपकी कैसी मिट्टी का? आपकी लाल मिट्टी का प्यारे बच्चे। इसके क्षेत्र कौन से हैं? तमिलनाडु में इसका सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ भाई सबसे ज्यादा विस्तार लाल मिट्टी का कहां पाया जाता है,
तो आप आंसर लगाओगे कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा विस्तार जो है लाल मिट्टी का वो पाया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में तथा पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भी इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, इस मृदा का विस्तार पाया जाता है, इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में भी इस मिट्टी का क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। ये प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, हो गई भैया आपकी लाल मिट्टी कंप्लीट। जो क्वेश्चन आ सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों को करा दिया है। हाँ, यूपी के कुछ क्षेत्रों में प्रदीप यादव जी। ठीक है, हाँ। अगली मिट्टी कौन सी है, जरा इस चीज को भी देख लेते हैं। अगली मिट्टी है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल। कौन सी है बेटा, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल नेक्स्ट सॉइल है। उसका एरिया कौन सा है जरा देखेंगे, ये वाला एरिया है। ये लेटराइट सॉइल के एरियाज हैं बच्चों, नीले नीले कलर से जो ट्रेस कर रहा हूं ये लेटराइट सॉइल के एरियाज हैं। प्यारे बच्चे, मोटे अनाज के एग्जांपल मेरे बेटा रामेश्वर पांडे जी, मैंने बाजरा दिया है आपको, उदाहरण दिया है आपको। यहां पर देखो, इधर लेटराइट मिट्टी की बात करें बच्चों हम लोग, तो लेटराइट मिट्टी लाल मिट्टी का ही एक प्रकार है। पहली बात, लाल मिट्टी का ही एक प्रकार है लेटराइट मिट्टी। लाल मिट्टी में भी निच्छालन होता था, मिट्टी के पोषक तत्व तो पानी में घुलकर जमीन में चले जाते थे, लेकिन मेरे बच्चे इसमें निच्छालन या लीचिंग या अपक्षालन की क्रिया मुख्य विशेषता है, क्योंकि ये मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जा रही है जहां 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा हो रही है। 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक जहां वर्षा होती है उन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जा रही है। और इस मिट्टी का नाम क्या है, लाल मिट्टी, लाल मृदा, रेड सॉइल, ये इस मिट्टी का नाम है। सॉरी, लेटराइट मृदा, जो कि लाल मृदा का एक प्रकार है, ऐसे कह सकते हैं। ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और इसमें निच्छालन की क्रिया मुख्य विशेषता है। निच्छालन क्या होता है, मिट्टी के पोषक तत्वों का जल में घुलकर जमीन के अंदर चले जाना, इसे अपक्षालन, लीचिंग, निच्छालन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अपक्षालन, लीचिंग, निच्छालन कहते हैं। किसका, मिट्टी के पोषक तत्वों का पानी में घुलकर जमीन के अंदर चले जाना, इसको कहते हैं निच्छालन, लीचिंग, अपक्षालन। और इस क्रिया के कारण क्या होता है कि मिट्टी के पोषक तत्व जो होते हैं वो सब जमीन में चले जाते हैं, और जब पोषक तत्व जमीन में चले जाएंगे तो मिट्टी पर तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और ये अनुपजाऊ मृदा हो जाएगी। बहुत कम उपजाऊ लिख लो, बहुत कम उपजाऊ मिट्टी रह जाएगी ये, इसका उपजाऊपन बहुत कम हो जाएगा, वेरी लेस हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन इसमें पेड़ पौधे तो लगा ही जा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। उर्वरकों का विशेष प्रयोग करके इसमें हम लोग किन किन चीजों की खेती कर सकते हैं, नारियल की खेती कर सकते हैं, काजू की खेती कर सकते हैं, रबर की खेती कर सकते हैं, इन चीजों की खेती कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि ये मिट्टी पाई कहां जाती है, तो प्यारे बच्चे ये महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, कुछ क्षेत्रों में, केरल में भी पाई जा रही है, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में पाई जा रही है, मेघालय के कुछ क्षेत्रों में पाई जा रही है। जहां भी वर्षा ज्यादा हो रही है वहां इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए, वहां इस मिट्टी का विस्तार आप लोगों को देखने को मिल जाएगा प्यारे बच्चे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, ये भारत का चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है, लगभग 4.7% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। लगभग 4.7% क्षेत्रफल पर इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है।
बोलो क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ये इस मिट्टी से बनने वाले कुछ उपयुक्त प्रश्न थे, इस मिट्टी से बनने वाले कुछ उपयुक्त प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब इनको जरा एक बार हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक बार देखेंगे। देखो इस प्रकार की मिट्टी होती है लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी है लाल का ही प्रकार, लेकिन मिट्टी के पोषक तत्व तो जमीन में चले गए, मिट्टी के पोषक तत्व तो पानी में घुलकर कैसे चले गए, जमीन में चले गए। इसे कहते हैं लैटराइट मृदा बच्चों। और अच्छा देखो इस मिट्टी को और अच्छे से देखोगे तो ये है ही मिट्टी, देख लो भाई अच्छे से, इस मिट्टी को आप आराम से देख सकते हो। ठीक है जी। चलिए इसके बाद बच्चों मैंने बताया था आपको कि मिट्टी कैसी है, लाल मिट्टी का ही एक प्रकार है। ये उन क्षेत्रों में मिलती है जहां औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर हो या उससे अधिक हो, उन क्षेत्रों में ये मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है जी, 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा जहां पर हो उन क्षेत्रों में मिलेगी। और इसके कारण क्या होता है, अधिक वर्षा के कारण मिट्टी के पोषक तत्व पानी में घुलकर जमीन द्वारा सोख लिए जाते हैं तथा मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और ये क्रिया, इस क्रिया को ही हम अपक्षालन कहते हैं, इस क्रिया को हम लीचिंग की प्रोसेस कहते हैं। अपक्षालन या लीचिंग की क्रिया, इसी क्रिया को कहा जाता है। ठीक है जी, किसकी, अपक्षालन की क्रिया या लीचिंग की क्रिया इसी मिट्टी में होती है बच्चे, इस क्रिया को ही कहते हैं। बार बार समझा चुका तुमको मैं। प्रमुख फसलें यहां पर कौन कौन सी, चाय, कहवा, रबर, काजू, नारियल, काजू, नारियल, ये यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इन चीजों की खेती इस पे की जा सकती है। और इस मिट्टी का भारत में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तार है, लगभग 3.7% पर। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर बच्चे, 3.7% क्षेत्रफल पर इस मिट्टी का विस्तार जो है वो पाया जाता है, लगभग में 3.7%। ठीक है जी। चलिए तो यहां पर आपने अच्छे तरीके से इस चीज को भी देख लिया है। ये सारे के सारे प्रश्न आपको लैटराइट मिट्टी से बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 200 सेंटीमीटर समझा दो सर। कुलदीप कुमार जी, एक यंत्र आता है रेन गेज यंत्र, उससे किसी भी स्थान पर कितनी वर्षा हो रही है इसको सेंटीमीटर में मापा जा सकता है। जैसे दूध को लीटर में मापते हैं, जैसे लंबाई को किलोमीटर में मापते हैं, ऐसे रेन गेज यंत्र में वर्षा को सेंटीमीटर में मापते हैं। इसको कॉपी करना है रंजना जी, आप देख लीजिए। अरविंद कुमार जी, मैं बिल्कुल पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारी चीज पहले लिख लिख के ही आपको समझाता हूँ, उसके बाद पीडीएफ से आपको बताता हूँ। मेरी भी मजबूरी है, इंग्लिश हिंदी दोनों के बच्चे हैं, दोनों को ही समझाना है, इसलिए पीडीएफ जरूरी है। ठीक है, बता दो गुरु जी प्लीज जरा। विनय वर्मा जी का देखो भाई कमेंट ऊपर क्या है। विनय वर्मा, आराम से, विनय वर्मा, एक मिनट। मेन हब कहाँ है काजू का? मेन हब ये लाल मिट्टी, इसी लैटराइट मिट्टी में ही उगाया जाता है भाई काजू, केरल इत्यादि में। ठीक है जी। साउंड मेरे प्यारे बच्चे मेरी तरफ से फुल है भाई, साउंड को अपनी तरफ से कोई कमी तो ना, मेरी तरफ से साउंड में कोई कमी ना है। मैं बार बार कह चुका आपसे यार। ठीक है जी। हाँ सर जी, ठीक है बेटा, सब्जेक्ट को खत्म होने दीजिए। स्वच्छंद शर्मा जी, शायद मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। भगवान आपको जल्द स्वस्थ करे, क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य आपके हाथों में। मैं तो स्वस्थ हूं बेटा। नीरज धीरज अम्बेडकरवादी जी, रबर क्या होता है? फसल ही है रबर। रबर में कुछ रसायन वगैरह मिला के रबर की गेंद इत्यादि बनाई जाती है, उसे तुम खेले हो क्रिकेट? कहवा का मतलब कॉफी। सेवक कुमार जी कमेंट दिख रहे हैं, प्रदीप जी आपके। शहबाज अहमद जी, आपका नंबर ब्लॉक नहीं है, ऐप पर ज्योग्राफी क्लास नहीं चल रही है, डेली चल रही है अनिरुद्ध जी, डेली। आप ज्योग्राफी क्लास में ही तो इस समय। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट मिट्टी पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट मिट्टी मेरे प्यारे बच्चे
नेक्स्ट मिट्टी की बात करेंगे, और एक चीज और रह जाएगा यहां पर, विस्तार इसका किस किस प्रदेश में पाया जाता है, ये रह रहा है। इसका विस्तार देख लो आप, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन किस किस प्रदेश में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो भैया महाराष्ट्र में पाया जाएगा, कर्नाटक में भी पाया जाएगा, केरल में भी पाया जाएगा। केरल में सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, सर्वाधिक विस्तार, ठीक है जी, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। आदि कर लीजिए आप। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ भाई लेटराइट मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार कहां मिलता है, तो तुम क्या आंसर लगाओगे, केरल में आंसर लगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मिट्टी है आपकी, और वो मिट्टी कौन सी, पर्वतीय मृदा। कौन सी, पर्वतीय मिट्टी। आपको एक इमेज यहां पर देखने को मिल रहा है, क्या एक इमेज यहां पर देखने को मिल रहा है, ये रहा देखो, ये पर्वत है, और पर्वतों पर ये जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी पर्वतीय मृदा कहलाती है। यहां इस इमेज में बड़े आराम से आप पर्वतीय मृदा को देख पा रहे हो, ये मिट्टी पर्वतीय मृदा है। और पर्वतीय मृदा के बारे में बात करें तो ये कहां पाई जाती है, पर्वतों पर पाई जाती है। तो इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से होंगे, जो पर्वत जहां पर विस्तृत है वो प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे बच्चे, जैसे कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये मुख्य पर्वतीय राज्य हैं, और यहां पर इस मिट्टी का, पर्वतीय मिट्टी का विस्तार पाया जाएगा। ये जो पर्वतीय मिट्टी है, इसमें कई चीज की खेती की जाती है, चाय की, कहवा की, सेब की। जो ढलान होते हैं ना, उसमें चाय और कहवा की खेती की जाती है, चाय और कॉफी की खेती की जाती है, जिससे कि पानी टपकता है सीधे ढलान के सारे चला जाता है, और उस प्रवाहित जल का लाभ ये मिट्टियां, ये जो फसल है ये वो प्राप्त कर लेती हैं। जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा सेब 2000 उत्पादित किया जाता है। केसर की खेती भी जम्मू कश्मीर में की जाती है। किसकी खेती, केसर की खेती भी जम्मू कश्मीर में की जाती है, तो केसर भी आ गया। अच्छा, इसे पर्वतीय मिट्टी को वन मृदा के रूप में भी जानते हैं, फॉरेस्ट सॉइल के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि पर्वतों पर आपने देखा होगा पेड़ पौधे ज्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पेड़ पौधे ज्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं। कहां पर, पर्वतों पर मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे बेटा, कहां पर, पर्वतों पर, ठीक है जी। और इसीलिए इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, वन मृदा भी कहते हैं। यहां पर देखिए, इस मृदा को वन मृदा भी कहा जाता है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस मृदा को स्थानांतरणशील कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरणशील कृषि भी की जाती है इस मिट्टी में। अब आप कहोगे गुरुजी स्थानांतरणशील कृषि क्या होती है, आपने नाम सुन रखा हो शायद झूम कृषि का, तो झूम कृषि स्थानांतरणशील कृषि ही है। नहीं सुन रखा हो तो कोई बात नहीं, अब आप जान लो जरा स्थानांतरणशील कृषि कहते किसे हैं। एक्चुअल में क्या है कि जिन आदिम जनजातियों के पास, आदिवासी समुदाय के पास स्थायी रूप से खेत नहीं होते, वो क्या करते हैं कि खेती करने से पहले पूरा का पूरा समुदाय किसी एक इलाके का चयन कर लेता है, किस इलाके में हमें खेती करनी है। यहां पर क्या है, वन मिलेंगे, जंगल मिलेंगे, वो समुदाय क्या करेगा, इन वनों को काटेगा, इन जंगलों को काट देगा, भूमि को एक सा कर देगा, और वहां खेती करेगा। क्या करेगा, वहां खेती करेगा, ठीक है जी। अच्छा, वहां खेती इसने कर ली, वहां इसने क्या कर ली, खेती कर ली। अब क्या करेगा, अगली साल वो किसी दूसरे इलाके का चयन करेगा और इसको खाली छोड़ देगा, इस इलाके को खाली छोड़ देगा, एक साल इसमें खेती करेगा, अगली साल फिर वो तीसरे इलाके में चला जाएगा, इसको खाली छोड़ देगा, चौथी साल फिर अगले इलाके में चला जाएगा, इसको खाली छोड़ देगा, अगली साल हो सकता है पुनः इस जगह पे आ जाए। यानी कि स्थानों का स्थानांतरण कर करके खेती की जा रही है, प्लेसेस की शिफ्टिंग कर करके खेती की जा रही है।
और चूंकि स्थानों को बदल बदल के खेती की जा रही है, इसीलिए इस कृषि को स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है। बोलो बच्चे, क्या कहा जाता है? स्थानांतरणशील कृषि कहा जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है इसको। प्यारे साथी, क्या कहा जाता है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरणशील कृषि इसको कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसको कहते हैं। बोलो तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो क्लियर है कि नहीं? स्थानांतरणशील कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसको कहते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में इसी को झूम कृषि कहा जाता है। और यही कारण है, यहां पर लिखा हुआ है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस मृदा में स्थानांतरणशील कृषि ऑब्लिक झूम कृषि की जाती है। ये पर्वतीय मिट्टी हो गई बच्चों, ठीक है, ये हो गई पर्वतीय मृदा। अब हम बच्चे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट मिट्टी की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट मिट्टी है मरुस्थलीय मृदा। कौन सी है बेटा? डेजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मृदा नेक्स्ट मिट्टी है, डेजर्ट सॉइल है। स्थानों को बदलते क्यों है? अवंतिका चौहान जी का ये प्रश्न आ रहा है, स्थानों को क्यों बदलते हैं? बेटा ये मिट्टी ज्यादा उपजाऊ तो नहीं होती, पर्वतीय मिट्टी, जंगलों का विस्तार होता है इसमें। अब जंगलों को काट के एक बार खेती करोगे आप, मान लो थोड़ी बहुत खेती हुई, तो अब अगर लगातार दूसरी साल उसमें खेती करोगे, मिट्टी उर्वर तो नहीं है, तो वो क्या करते हैं लोग, उसे खाली छोड़ देते हैं, जिससे कि मिट्टी उपजाऊपन को गेन कर सके, फर्टिलिटी को गेन कर सके, इसलिए खाली छोड़ देते हैं 3 से 5 साल के लिए। ठीक है जी, चलिए अच्छे से समझ में आ रहा है? कहवा का मतलब बेटा विनोद कुमार जी कॉफी होती है, चाय कॉफी पीते हो ना, वो होती है कहवा। ठीक है, हाँ। अब देखो इधर ये जो क्षेत्र है बच्चे, ये वाला क्षेत्र देखो, ये मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है, मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है। थार डेजर्ट वाला जो इलाका है वो मरुस्थलीय मृदा का इलाका है। ये किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो बच्चों देखो लिखा हुआ है, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में और हरियाणा में। इन राज्यों में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। किसका विस्तार पाया जाता है? डेजर्ट सॉइल का विस्तार पाया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं? इसमें क्या होती है? बालू की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? बालू की, सैंड की प्रधानता होती है। बोलो किसकी प्रधानता होती है? बालू की प्रधानता होती है। बताओ मेरे प्यारे बच्चे, किस चीज की प्रधानता होती है? तो बालू की प्रधानता होती है। किसमें होती है? मरुस्थलीय मिट्टी में होती है, डेजर्ट सॉइल में होती है। काय चीज की प्रधानता? बालू की प्रधानता। ठीक है प्यारे बच्चे, बालू की प्रधानता होती है। बलुई दोमट मृदा भी इसको कह देते हैं, क्योंकि बालू की प्रधानता होती है इसमें। अच्छा सुनो, 3 चीज, बालू की प्रधानता, बालू की प्रधानता, पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की कमी, बालू की प्रधानता, पोषक तत्वों की कमी और सिंचाई सुविधा की कमी, इरिगेशन फैसिलिटी की कमी, सिंचाई सुविधा की कमी, बालू की प्रधानता, पोषक तत्वों की कमी और सिंचाई सुविधा की कमी। इन तीनों कारणों से यह मिट्टी अनुपजाऊ है। इन तीनों कारणों से यह मिट्टी अनुपजाऊ है, इसमें उपजाऊपन नहीं है, खेती नहीं की जाती। यह मुख्य कारण है कि यह मिट्टी क्या है? अनुपजाऊ, अनफर्टाइल। इन विशेष रीजन से मिट्टी अनुपजाऊ है। क्यों? क्योंकि इसमें बालू की प्रधानता है, पोषक तत्वों की कमी है और सिंचाई सुविधा का भी अभाव है। लेकिन अगर किसी विशेष क्षेत्र में हम सिंचाई सुविधा का विकास कर दें और उर्वरकों का प्रयोग करें, अच्छे से अच्छे उर्वरक का प्रयोग करें, तो यहां पर खेती की जा सकती है। जैसे इस क्षेत्र में आप लोगों को पता है इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है सिंचाई सुविधा के विकास के लिए।
और इस इंदिरा गांधी नहर ने मरुस्थल में हरियाली लाने का काम किया है, और इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण और उर्वरकों के प्रयोग के कारण राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खेती की जा रही है। गेहूं की, चावल की इत्यादि की फसल उगाई जा रही है, पैदा की जा रही है। ठीक है जी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने इसके इलाके बताए। अच्छा, इस मिट्टी, ये मिट्टी होती कैसे है जरा देखो। अब सेवक भैया पूछ रहा है कि बालू क्या होती है, उसे बालू नहीं पता। रेत, बालू, रेत, बजरी, बालू। देखो ये रही बालू। सर बालू क्या है? ये रही बालू। राजस्थान में मिलती है ये बालू। क्या राजस्थान में ये बालू देखने को मिलती है? देखो ऐसी मिट्टी होती है राजस्थान में। राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ऐसे इलाके पाए जाते हैं, इसीलिए ऊंट से सवारी करके चलते हैं इस क्षेत्र में। तो बालू के कारण आदमी के तो पैर गचक जाते हैं बालू में, रेत में, ऊंट से चलते हैं फिर। ठीक है जी। अच्छा चलो, तो यहां पे पढ़ो फिर। अब मैंने तुम्हें क्या समझाया है कि बालू की प्रधानता पोषक तत्वों की कमी और सिंचाई सुविधा की कमी के कारण मिट्टी बहुत कम उपजाऊ है। वेरी लेस फर्टाइल, बहुत कम उपजाऊ है। प्रमुख फसलें मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा ये हैं। अगर सिंचाई सुविधा का विकास हो गया और उर्वरकों का धुआंधार प्रयोग किया जा रहा है तो ये वाली फसलें पैदा की जा सकती हैं। कौन सी? ये वाली फसलें पैदा की जा सकती हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो इस मिट्टी के बारे में चर्चा करें तो देखो, यह मिट्टी विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अधिक विकसित हुई है। मिट्टी अनुर्वर है क्योंकि ह्यूमस और जैव पदार्थों की मात्रा इसमें कम पाई जाती है, इसलिए ये अनुर्वर होती है। अच्छा, कई जगह पे इस मिट्टी में लवण भी पाए जाते हैं, सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर इसमें थोड़ी सी आर्द्रता या नमी शेष रह जाती है तो उस आर्द्रता या नमी को सुखाकर इसमें से सॉल्ट्स प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है जी, क्या प्राप्त कर लेते हैं? सॉल्ट्स प्राप्त कर लेते हैं, लवण प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिट्टी आएगी लवणीय एवं क्षारीय मृदा, सैलाइन एंड एल्गिलाइन सॉइल है जी, सैलाइन एंड एल्गिलाइन सॉइल। यहां पर आप एक बार इसका इमेज देखो, ये ऐसी मिट्टी होती है, लवणीय एवं क्षारीय मृदा। यानी कि मिट्टी में नमक की एक परत बन जाती है ऊपर ही ऊपर, इसे कहते हैं लवणीय मृदा। देखो नमक की परत बन रही है, नमक दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा। इस मिट्टी का विस्तार शुष्क प्रदेशों में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के, बिहार के, हरियाणा के, पंजाब के, इनके शुष्क इलाके जिनमें कम वर्षा होती है उनमें इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। शुष्क इलाकों में, किनमें बच्चे? शुष्क इलाकों में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाएगा। शुष्क इलाकों में, ड्राई एरियाज, ड्राई एरियाज में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। शुष्क इलाकों में इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है, पाया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो मेरे प्यारे बेटा, इसके बाद अगर तुम चर्चा करोगे तो यहां पर अच्छी तरीके से देखो, इस मिट्टी को रेह, ऊसर और कल्लर कहते हैं। रेह, ऊसर और कल्लर कहा जाता है। इस मिट्टी में लवणों की परत पाई जाती है, इस मिट्टी में सॉल्ट्स की लेयर पाई जाती है, लवणों की परत पाई जाती है। और ये जो मिट्टी है मेरे प्यारे बच्चे, समझने का प्रयत्न करो, ये मिट्टी जो है इसमें बरसीम की खेती मुख्य तौर पर की जाती है। बरसीम की खेती, बरसीम क्या होती है? जैसे गांव में बरसी कहते हैं ना, बरसी, पशुओं को खिलाने के लिए बरसी काट लाओ, कोई एक फसल होती है उसके नीचे बरसी पैदा हो जाती है, उस बरसीम की खेती यहां पर विशेष तौर पर की जाती है।
इस मिट्टी में की जाती है। सामान्य तौर पर ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, कम उपजाऊ होती है और केशिका क्रिया इसमें पाई जाती है, कैपिलरी एक्शन पाया जाता है। केशिका क्रिया क्या होती है, जैसे एक खेत है, मिट्टी है, इसमें क्या कैपिलरीज बनी होती है और कैपिलरीज के कारण मिट्टी के पोषक वो जो नमी है वो जो है वो निकल जाती है, बाहर चली जाती है और मिट्टी में लवणों की एक परत बन जाती है और इसीलिए इस मिट्टी को लवणीय अथवा क्षारीय मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लवणीय अथवा क्षारीय मृदा कहा जाता है इस मिट्टी को बच्चे। तो यहां पर देखो इस मिट्टी का विस्तार कहां कहां पाया जा रहा है? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी, बिहार आदि राज्यों के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, ड्राई एरियाज में पाया जाता है। इस मिट्टी में केशिका क्रिया के कारण लवणों की परत धरातल पर बन जाती है। कैपिलरी एक्शन के कारण, केशिका क्रिया के कारण लवणों की एक परत बन जाती है। किसमें बन जाती है? धरातल पर बन जाती है। कहां बन जाती है? सरफेस पर बन जाती है, धरातल पर बन जाती है। क्या बन जाती है? लवणों की परत बन जाती है। बोलो क्लियर है? चलिए, इस मिट्टी को रेह, ऊसर और कल्लर इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। क्या? रेह, ऊसर और कल्लर इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। इस मिट्टी का पुनरुद्धार चूना, जिप्सम आदि की सहायता से किया जाता है। यह चीज भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। जिप्सम से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो मृदा सुधारक के तौर पर करते हैं। मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने का काम जिप्सम करता है। इसकी सहायता से इस मिट्टी का पुनरुद्धार किया जाता है। भारतीय मृदाओं में सामान्यतः जस्ते की कमी होती है, एक नोट है, पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें प्रमुख फसल इस मिट्टी की कौन सी है, ये जो लवणीय एवं क्षारीय मृदा है इसकी प्रमुख फसल कौन सी है, तो धान, गन्ना, बरसीम, जिसमें बरसीम विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। बरसीम जो है वो विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है बच्चे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखो इस मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक रहता है और इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। यह मिट्टी अनुर्वर होती है, इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगाई जाती है। किसी भी प्रकार की वनस्पति इसमें नहीं उगाई जाती है। ठीक है जी। लेकिन अगर हम जिप्सम, चूना इत्यादि की सहायता से इसका पुनरुद्धार कर दें तो इसमें फिर धान, गेहूं और बरसीम, इसकी खेती जो है वो की जा सकती है बच्चों। इसकी खेती जो है वो की जा सकती है। क्लियर है? चलो, इसके बाद हम बात करेंगे लास्ट प्रकार की मिट्टी की। और लास्ट प्रकार की मिट्टी कौन सी है? पीट एवं दलदली मृदा है। पीट एवं दलदली मृदा। भाई अखिलेश प्रजापति जी, मेरा सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा, हो सकता है अप्रैल लास्ट तक हो जाए। मोटा अनाज कौन सा होता है? बाजरा इत्यादि बेटा मोटा अनाज कहलाता है। ठीक है। शिवा यादव जी, आप ब्लॉक नहीं है। केशिका क्रिया का मतलब यह है कि जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा कि कुछ ट्यूब्स पाई जाती हैं मिट्टी के अंदर और उन ट्यूब्स की सहायता से पानी या लवण जो है वो ऊपर पहुंच जाते हैं और उसकी पानी तो भाप बन के उड़ जाता है और लवणों की एक परत मिट्टी में बन जाती है। इसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं। एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब, उस पाइप की सहायता से पानी है, लवण है, वो मिट्टी के निचली सतह से धरातल पर आ जाते हैं। उसे केशिका क्रिया कहते हैं। बरसीम, पशुओं का चारा जो होता है ना गांव में, बरसी जिसे कहते हैं, वो बरसीम उसको कहा गया है। दीपिका जी, आरती शाह जी, सेवक कुमार जी, बरसीम मैंने समझा दिया। एमडी साहब जी समझा दिया। साउंड प्रॉब्लम भाई मेरे प्यारे बच्चे, मेरी तरफ से साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरीके से साउंड आ रहा है। संजीव कुमार जी, सबकी कमेंट मुझे दिख रही है। और कोई डाउट हो तो आपको बताइए मुझे फटाफट से। बिल्कुल कराते रहेंगे भाई। सत्य प्रकाश कुमार जी, बिल्कुल कराते रहेंगे। पेपर के संबंध में बच्चे, राहुल सिंह जी, मुझे आइडिया नहीं है, होगा तो आप लोगों को अगर मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं अपडेट करूंगा। शीलू जी, राज कुमार जी, आपका कमेंट शो हो रहा है। बिल्कुल शीलू जी, करवा देंगे एमसीक्यूज।
ठीक है जी। मोटे अनाज में मंशु चौहान जी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। 80 प्लस कर ले, सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयत्न करिए, कोई एक विशेष लिमिट मत बनाइए, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद क्या स्टार्ट कराओगे बेटा? मैं ज्योग्राफी ही पढ़ाऊंगा रितेश तिवारी जी, ज्योग्राफी ही पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। पीट एवं दलदली मृदा, देखो ऐसी मिट्टी जो दलदली क्षेत्र होते हैं ना, जब पानी की अधिकता होती है वहां ये मिट्टी में देखने को मिलती है। देखो ये रही ये मिट्टी, ये रही, इसे कहते हैं पीट एवं जैविक मृदा, जैविक मृदा भी कहते हैं इसको। ये जो दलदली एरिया है, डेल्टाई इलाके हैं, उनमें ये मिट्टी पाई जाती है। और आपको पता है कि जो डेल्टाई इलाके होते हैं उनमें कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, टाइडल फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। और टाइडल फॉरेस्ट्स जब पाए जाएंगे तो उनकी पत्तियां गिरेंगी मिट्टी में, और जब वो पत्तियां सड़गल जाएंगी मिट्टी में वो पत्तियां, तो ह्यूमस बनेगा। और इस मिट्टी में ह्यूमस की प्रधानता होती है, जैविक पदार्थों की प्रधानता होती है। यहां पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है बस। एक तो इस मिट्टी में जैविक पदार्थों की प्रधानता है, दूसरी ये मिट्टी दलदली ऑब्लिक डेल्टाई इलाकों में पाई जाती है, ठीक है जी, बस। और इस मिट्टी में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं बच्चे। इस मिट्टी में पहला पॉइंट क्या है कि इस मिट्टी में मैंग्रोव वन मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन दिस सॉइल। इस मिट्टी में मैंग्रोव वन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद पीट में मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व जो है प्रदान करते हैं। क्या? ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में प्रदान करते हैं बच्चों, ठीक है जी। और सुनो, इस मृदा में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। यह मृदा साधारणतः गाढ़े और काले रंग की होती है। अनेक स्थान पर यह क्षारीय भी होती है। यह मृदा अधिकतर बिहार के ऊपरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा, तमिलनाडु इत्यादि में पाई जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्र भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस प्रकार से ये मिट्टी 8 प्रकार की मुख्य मिट्टियां बताई थी। 8 प्रकार की मिट्टियां आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं। ये टॉपिक जो है वो फिनिश हो चुका है। टॉपिक जो है मेरे प्यारे बच्चे वो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल की क्लास में लेकर आपके सामने में आऊंगा, ठीक है जी। मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव बेटा वन होते हैं। टाइडल फॉरेस्ट्स जो डेल्टाई दलदली इलाकों में पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव वन कहा जाता है, ठीक है जी। जल्दी खत्म हो जाएगा सिलेबस भाई। दीपक सागर जी, बालू क्या है भाई? वाह, बहुत बढ़िया यूजर भैया। बालू, रेत, बजरी, इनके बारे में तो आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे फोटो भी तो दिखाया था आपको, ठीक है जी। चलिए, हाँ, धान के खेतों से CH4 गैस निकलती है भाई। पढ़ाई मराठी में करूं या हिंदी में, ये तो तुम्हें देखना है भूषण पाटिल जी, वो आपकी इच्छा है जिसमें आप अपने आप को अच्छा समझते हैं उसमें करिए। प्रधानता का मतलब क्या है भाई? वाह, प्रधानता का मतलब अधिकता जी। स्टैटिक जी के बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। अब इस क्लास का बच्चों समापन करते हैं। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप जो है पॉइंट के प्रश्न नहीं पूछते हो, अनावश्यक चीजों पर कमेंट करते रहते हो, टाइम को बर्बाद कर देते हो आप, ठीक है जी। ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? ये कोई कंफर्म नहीं होता कि कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 आए, 4 आए, 5 आए, लेकिन एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट, एक एक अंक इंपॉर्टेंट होता है। चलिए कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।